चलिए नेक्स्ट सवाल 28 करते हैं। आज 28 नंबर सवाल आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। आइए देखते हैं क्या कहता है। बोलता है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 देन फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। बहुत आसान सवाल है ये। आज आपका सवाल किस चैप्टर से है? पॉलिनोमियल से है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। याद करिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। बोलता है अल्फा बीटा इसका जीरोस है, तो आपको ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खोजना है जिसका जीरोस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। ठीक, तो सबसे पहले अगर अल्फा बीटा इसका जीरोस है तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम लोग कर सकते हैं ना कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस माइनस 5/6। तो कितना मिल गया? 5/6। ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, और सी कितना है? 1, और ए कितना है? 6। तो हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता चला 5/6, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता चला 1/6। अब हमको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जिसका जीरोस होगा, जिस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा वो पॉलिनोमियल खोजना है। तो अगर हम पता कर ले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, ठीक, और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कितना है, तो मेरा आसानी से वो पॉलिनोमियल निकल जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं इफ सम ऑफ द रूट्स आर गिवन एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर जीरोस आर गिवन देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, उस फॉर्म में होगा। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है और इसका मेन निकालना है। तो ध्यान से देखिए अल्फा इंटू बीटा अगर 1/6 है तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/36। बहुत सिंपल, कितना हो जाएगा? 1/36। अब इसका वैल्यू देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर हमको अल्फा प्लस बीटा पता है 5/36, अल्फा प्लस बीटा पता है 5/6, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 25/36। ठीक, और फॉर्मूला यहाँ ठीक से लगाते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25/36। ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़े a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर 25/36। अल्फा बीटा का वैल्यू पता है 1/6 अल्फा इंटू बीटा का, तो 1/6 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, उधर लेके घटा देंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25/36 माइनस 1/3 घटेगा तो ये आएगा आपका 36। एलसीएम हो जाएगा, 12 घटेगा तो 13/36। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आया 13/36, और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का वैल्यू है 1/36। तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा? देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या होगा? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये होगा। अब ध्यान से देखिए, के को अभी रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह कितना निकाले? 13/36 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कितना है? 1/36। एलसीएम लेंगे तो नीचे 36 होगा, तो के जगह में हम लोग 36 पुट कर देंगे, 36 कट जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 हो जाएगा मेरा वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल पे कहाँ कहाँ नंबर छिपा हुआ था। अगर आप ये बात लिख देते हैं तो आपको इस पे हाफ मार्क्स मिलता है, हाफ मार्क्स मिलता है। देखिएगा ये बात अगर लिख देते हैं तो हाफ मार्क्स, ठीक, और अगर ये बात लिख देते हैं, ये दोनों खोज लेते हैं, तो इस पे मिला है 1.5 मार्क्स, 1.5 मार्क्स। और फिर ये वाला काम आप
रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखते हैं तो इस पे मिलता है 1 मार्क्स। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर बोर्ड पर लिखा हुआ है 29 नंबर। बोलता है इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। आज ये प्रूव करना है कि अगर ये इसका वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे, एगो प्लस में एगो माइनस में, ध्यान दीजिएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा तो दोनों का स्क्वायर का सम लिखिएगा हर बार। अगर एक बार ये वाला साइन कोस प्लस में, कोस साइन माइनस में, तो दोनों के स्क्वायर का प्लस लिखिएगा। तो ये जान रहे हैं ये चैप्टर कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 का सवाल है। तो ये इसका हम तरीका बता दिए, अगर एक बार प्लस में एक बार माइनस में है दोनों, तो दोनों का स्क्वायर का सम लिखिएगा। तो क्या हमको पता करना है, पहले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखना है। ठीक, तो ये देखिए ये करेंगे तो क्या होगा बताइए। ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका जब स्क्वायर करके तोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, -2 कॉस थीटा माइनस +2 साइन कॉस थीटा, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 0, और यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ से 1 यहाँ से 1, तो और ये दोनों कट गया, घट के 0 हो गया, तो कितना आ गया 2। तो हमको पता चला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 1, और ये दोनों कट गया, ये वाला और ये वाला कट गया, ठीक ना। तो 1 1 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ रख दिए 1 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसको इधर ले गए तो क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, दो में से एक घट गया तो एक, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा रूट, और कैसा रूट प्लस माइनस, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 प्लस माइनस 1। प्रूफ हो गया, ये हो गया प्रूफ। ध्यान से देखिए, इस सवाल ट्रिग्नोमेट्री का था, कभी भी अगर प्लस माइनस में रहे तो दोनों के स्क्वायर का सम लिख दीजिए, वहां से आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस इधर आ गया 2। अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू 1 दिया था, 1 रख दिए, 1 का स्क्वायर प्लस दिस बराबर 2। अब यहाँ से इसका स्क्वायर 1 आ गया, स्क्वायर हटाए तो रूट लगाए, प्लस माइनस रूट लगा और आंसर आया प्लस माइनस 1। देखते मार्किंग स्कीम इसमें क्या है। अगर जो बच्चा इस बात को समझ के लिख दिया कि ये 2 के बराबर है, तो ये दोनों स्टेप मिला के 1.5 मार्क्स उसको मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा ये समझ जाता है कि ये दोनों का सम 2 आएगा, तो इस पे 1.5 मार्क्स है। और उसके बाद अगर यहाँ पे ये वाला काम कर लेते हैं यहाँ तक, इसमें हाफ मार्क्स है, और इसमें 1 मार्क्स है, इसमें 1 है, और उसके बाद लास्ट में स्क्वायर हटा के रूट प्लस माइनस कर लेते हैं तो इसमें हाफ मार्क्स है। तो ये हो गया मेरा मतलब 1.5 कॉन्सेप्ट का, 1 नंबर कैलकुलेशन का, और हाफ नंबर लास्ट में रिजल्ट का, रिजल्ट के लिए स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट के लिए। तो ये हो गया 29 नंबर इसका मार्किंग स्कीम। अब देखते हैं 30 नंबर सवाल आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। आइए देखते हैं क्या कहता है। बोलता है द मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। बोलता है एक क्लॉक है मान लीजिए हमारे पास
एक क्लॉक है हमारे पास, उसका मिनट हैंड का लेंथ है 18 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना लंबा है, 18 सेंटीमीटर लंबा है, 18 सेंटीमीटर। ठीक, तो बोलता है वो 35 मिनट में जितना एरिया कवर करेगा वो निकालना है। मतलब ये जब घूम के ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, तो ये 35 मिनट में ये एरिया निकालना है कि कितना एरिया कवर किया। तो एक्चुअली में ये किससे है, ये मेरा सवाल है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से है। जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से ये सवाल है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है एरिया। ठीक, तो एक्चुअली में ये क्या है, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, एक सेक्टर है, सेक्टर, और सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, तो ये बात ध्यान में रखना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक, तो हमको थीटा पता करना है कि कितना एंगल वो थीटा कितना है, ये पता करना होगा पहले। तो थीटा क्या बोल रहा है, ये यहां से घूम के इतना दूर 35 मिनट्स तक आया, तो ये वाला एंगल कितना होगा ये पता करना है। तो आपको ये पता है कि घड़ी में 5 मिनट के लिए मिनट हैंड कितना एंगल बनाता है, देखिए पूरा टोटल एंगल है 360, पूरा एक चक्कर घूम जाएगा तो कितना एंगल बनाएगा 360, तो हमको 5 मिनट का निकालना है, मतलब 60 मिनट में कितना एंगल 360, तो 5 मिनट के लिए कितना से डिवाइड दिए हैं दोनों तरफ 12 से, तो इसको 12 से देंगे तो कितना मिनट 30 मिनट, मतलब 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनेगा, याद रखिएगा। तो कितना बोला है 35 मिनट, तो 35 मिनट में कितना हो जाएगा, 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 35 मिनट में 210 डिग्री हो जाएगा, मतलब यहां से यहां कितना एंगल ये कवर किया है 210 डिग्री। तो एरिया कैसे निकल जाएगा, थीटा हो जाएगा 210 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब ये रेडियस कितना है 18, तो 18 इंटू 18, यही इतना ही एरिया कवर होगा। अब देखिए इसका कैलकुलेशन 1010 कट गया, 18 टू जा 36, 2 9 जा 18, फिर 7 से ये कट गया 3 बार में, तो कितना हो गया 22 3 जा 66 इंटू 9, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 और 5 59, 594 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा। अब ध्यान से देखिए ये बहुत आसान सवाल था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब इसमें 3 मार्क्स कहाँ छिपा हुआ था, 3 मार्क्स कहाँ छिपा हुआ था, ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर आप ये दोनों बात लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला और ये वाला बात, तो इसमें 1.5 नंबर था, 1.5 नंबर, ठीक, एक नंबर इसमें और 1.5 नंबर इसमें था। ठीक, और कैलकुलेशन का 1.5 नंबर, 1.5, तो ये सब हम लोग कर पाते तो आसानी से 3 नंबर मिल जाता, 1.5 आपका इसमें ये में और इसमें 1.5 नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो 30 नंबर जो सवाल था वो, उसमें 2 ऑप्शन रहेंगे, याद रखना है 30 नंबर सवाल में 2 ऑप्शन आएंगे, ए में भी वही एरिया रिलेटेड टू सर्कल और बी में भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ही आज सवाल दिया है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। बोलता है इफ ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सेंटर्ड एट ओ किसी ओ सेंटर वाले सर्कल का ए बी एक कॉर्ड है। उसके बाद बोलता है सो दैट सच दैट या सो दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए ओ बी कितना है 60 डिग्री, ये दिया है 60 डिग्री, और ओ ए दिया है 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। तो बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर कौन होगा, ये वाला एरिया आपको निकालने बोलता है। कैसे निकालेंगे ये माइनर सेक्टर का एरिया, ध्यान से देखिएगा, माइनर सेगमेंट होगा, सेक्टर नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट क्या होगा,
माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये वाला माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। अगर हम सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो यही एरिया बचेगा। ये पूरे बड़े वाले सेक्टर में से ये ट्रायंगल निकाल देंगे तो यही वाला बचेगा। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ओ ए बी, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी। इस बड़ा वाला सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया हटाना है। तो अभी अभी सेक्टर का हम लोग फॉर्मूला देखे थे, क्या देखे थे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी होगा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो दिस एंगल्स मस्ट बी 60 एंड 60। तो ये 60 और 60 होगा। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, या साइड इसका क्या है आर, तो ए की जगह आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग निकाल लिए किसका एरिया, माइनर सेगमेंट का। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देना है थीटा के जगह, आर के जगह, और मेरा आंसर आ जाएगा। तो आज थीटा कितना है, 60 डिग्री। थीटा क्या होता है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, सेक्टर के द्वारा जो एंगल सेंटर पे सबटेंड है। तो 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर, मतलब आर कितना है 14 का स्क्वायर, माइनस √3/4 आर स्क्वायर कितना 14 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये कट गया कितने बार में, 6 बार में। ठीक, अब यहां से हम 14 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो 14 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ 2 से काट दिए, 2 3 जा 6, 2 11 जा, तो यहाँ बचा 11/21 माइनस क्या बचा, √3/4, इतना बचा। अब ये कितना होगा, तो इसको कैलकुलेट करिए, 14 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 21 इंटू 4 और यहाँ हो जाएगा 44 माइनस 21 √3, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर 196 और अपॉन 21 इंटू 4 और ये हो गया 44 माइनस। ध्यान से देखिएगा, सवाल में आज √3 का वैल्यू लेने बोला है आपको। टेक √3 इज इक्वल टू 1.732, 1.73 खाली बोला है। √3 का वैल्यू 1.73 लेने बोला है। तो 44 माइनस 21 इंटू 1.73। ठीक, अब ये कर लीजिए कैलकुलेशन, 4 से कट जाएगा, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 7 7 जा 49, 7 3 जा 41, 21, तो हो गया 7/3 और ये हो गया 44 माइनस 21 3 जा 21 3 जा 63 का 3 हाथ में 6, 21 7 जा 147 और 6 153 का 3 हाथ में 15 और 21 1 जा 21 और 15 36.33। ये हो गया 7/3 इंटू, ये घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, ये घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा आपका, ये हो जाएगा 7 पॉइंट और ये हो जाएगा 43 में 36 जाएगा तो 7.77 काट देंगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 2 निकला, 3 9 जा 27, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 9 जा 63, 7 5 जा 35 और 6, 35 और 6 हो गया 41, 7 2 जा 14 और 3 18, 7 5 जा 35 और 4 39 का 9 हो जाएगा, 7 9 जा 14, 7 9 जा 63 का 3 हाथ में 6, 7 5 जा 35 और 6
35 और 6 कितना हो गया 41 का 1 हाथ में 4 7 2 जब 14 और 4 18 कितना आ गया आंसर 18.13 अप्रोक्स। यही हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं इसका सवाल में कहाँ कहाँ नंबर छिपा हुआ है। तो अगर आप ये दोनों बात लिख लेते हैं, केवल ये फॉर्मूला और यहाँ तक कर लेते हैं, तो इस पे आपको 2.5 मार्क्स है, नहीं 2 मार्क्स है। अगर आप फॉर्मूला लिख लेते हैं और उसके ऊपर वैल्यू को पुट कर देते हैं तो 2 मार्क्स मिल जाता है, और कैलकुलेशन करने का 1 मार्क्स है। तो यही टोटल 3 मार्क्स हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये सवाल में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 2 मार्क्स है और इसमें 1 मार्क्स है कैलकुलेशन में। ठीक, तो यहाँ देखिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन, यहाँ पे 44 माइनस 36.33 घटाएंगे तो कितना आएगा 7.67 आएगा, 7.67 आएगा। और जब ये घटाएंगे तो आएगा 7.67। अब मल्टीप्लाई ये सब करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 17.89। तो कैलकुलेशन का 1 मार्क्स और आपके ये वाले कॉन्सेप्ट का 2 मार्क्स है। तो ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। माइनर सेगमेंट का कैसे निकालते हैं, तो सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया करके निकालते हैं, ये सब ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। तो 31 नंबर सवाल आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये सवाल एकदम हर साल आता है। √3 प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। कभी √3 देगा, कभी √5 दे देगा, कभी √2 दे देगा, कभी 2 प्लस √3 दे देगा, कभी √3 प्लस 5 दे देगा। मतलब यहाँ ये सवाल कंफर्म आपको एक रहेगा ही रहेगा 31 नंबर पे, और ये प्रूव करना रहेगा कि ये इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे, बहुत आसान तरीका है। ये एक्चुअली चैप्टर 1 से है, रियल नंबर के एक्सरसाइज से है चैप्टर 1 से, और ये बहुत आसानी से प्रूफ होता है। इसको जिस मेथड से प्रूव करते हैं उस मेथड का नाम है बाय कंट्राडिक्शन मेथड। बाय कंट्राडिक्शन मेथड। हम लोग इसको आज √3 को इरेशनल प्रूव करते हैं। किस मेथड से, कंट्राडिक्शन से। कंट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है, कहता है जो प्रूव करना है उसके अपोजिट में लेके चलिए। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब ऐसा करना है कि उसके उल्टा लेके चलना है, और उसके बाद जब हम उल्टा लेके चलेंगे तो कुछ हमको विरोधाभास चीज मिलेगा, कंट्राडिक्टरी चीज मिलेगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो हम लोग मान के चले थे वो कहीं ना कहीं गलत माने थे, इसीलिए ये कंट्राडिक्शन एराइज हुआ। तो हम लोग कह देंगे कि जो हम लोग उल्टा माने थे वो संभव नहीं है, इसलिए इरेशनल होगा। तो कंट्राडिक्शन मेथड से हम लोग आज इसको आइए प्रूव करते हैं। तो इसका उल्टा मानेंगे, हमको अगर इरेशनल प्रूव करना है तो हम क्या मानेंगे, रेशनल। तो हम मानते हैं लेट √3 बी अ रेशनल नंबर। जैसे हम कहें √3 एक रेशनल नंबर है, वैसे रेशनल नंबर का डेफिनेशन दिमाग में याद करिए कि कोई भी रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में होगा, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और PQ क्या होगा, को प्राइम इंटीजर होगा। तो √3 जैसे हम कहें रेशनल नंबर तो एक लाइन अपने आप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देयरफॉर √3 इज इक्वल टू P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, और PQ कैसा नंबर होगा, को प्राइम इंटीजर्स होगा। तो को प्राइम इंटीजर्स का क्या मतलब होता है, HCF दोनों का क्या होगा, 1 होगा। को प्राइम इंटीजर्स का क्या मतलब है, जिसके HCF कितना हो, 1, तो वो को प्राइम हो जाते हैं। जैसे 4 5 ये कैसा इंटीजर्स है, को प्राइम इंटीजर्स, क्योंकि दोनों का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये बात लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो इधर हो गया 3, इधर हो गया P²/Q²। अब Q² को ले गए वहां, 3 को ले आए यहाँ, तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, Q² इज इक्वल टू P²/3। अब यहां से हम कह सकते हैं P² को कौन डिवाइड दे रहा है, 3 दे रहा है,
हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। देखिएगा ये खड़ा लाइन ऐसे सीधा लिख दिए हैं, इसको पढ़ते हैं 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ये ऐसे स्लैश नहीं है, ये एकदम खड़ा लाइन है। तो 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, जब 3 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 पी को भी डिवाइड करेगा, ये कंफर्म है, इसको मान लीजिए 1। अब 3 जब p को डिवाइड कर रहा है तो पक्का है p3 का ही मल्टीपल होगा। तो लेट p इज इक्वल टू 3k, p को 3k ले लिए और इसको कहाँ पुट कर दिए, इस जगह पे। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 1, p इज इक्वल टू 3k, यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, क्या मिला 3 इज इक्वल टू p के जगह क्या रखेंगे 3k का होल स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला 3k का स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ये 9 काट देंगे 3 से, यह क्या मिल जाएगा यहाँ से, दिस इंप्लाइज 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। अब 9 डिवाइड में ले आइए, दिस इंप्लाइज 3q स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू k स्क्वायर, और ये कट गया 3, तो क्या मिला हमको, मिला q स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू k स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि q स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है। तो देयरफॉर 3 डिवाइड्स किसको, q स्क्वायर। और अभी सीखिए अगर 3q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 किसको डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो हम 1 और 2 से कह सकते हैं 3 p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। जब 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो उसका HCF 1 होने का सवाल ही नहीं है p और q को। अगर 3 हम बोल दिए दोनों डिवाइड कर रहा है तो HCF तो 1 अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ऐसा कॉमन फैक्टर मिल गया अदर देन 1 जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला बात 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है, ये किस बात को गलत साबित कर रहा है, इस बात को गलत साबित कर रहा है कि मेरा जो HCF PQ का है वो 1 होगा, इस बात को गलत साबित कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम आज ऐसे स्थिति पे पहुंचे, ऐसे सिचुएशन पे आ गए कि एक 3 कॉमन फैक्टर मिल गया p और q दोनों का, तो दोनों का बोलता है HCF 1 होगा, यानी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, जबकि हमको मिल गया। तो 1 और 2 किस बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है, HCF PQ इज इक्वल टू 1। तो लिखेंगे वही बात, which contradicts that, जो कि कंट्राडिक्ट कर रहा है किस बात को, HCF ऑफ P, Q इज इक्वल टू 1, जो इस बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो ये विरोध क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलत माने होंगे तभी विरोध हो रहा है। तो और गलत क्या माने हैं, हम लोग माने थे √3 बी अ रेशनल नंबर, यही हम लोग गलत माने हैं। तो वही लिखेंगे which contradicts that HCF PQ is equal to 1, therefore our assumption is wrong। मतलब हमारी मान्यता जो थी वो गलत हुई, ठीक। और हमारी मान्यता क्या थी, एजम्पशन क्या था हमारा, कि √3 बी अ रेशनल नंबर, यही माने थे। इसी के चलते कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ। तो ये मेरा जो एजम्पशन था, एज्यूम जो किए थे वो गलत हो गया। तो जब रेशनल नहीं है तो क्या बोल देंगे, इरेशनल। हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मार्किंग स्कीम देखते हैं क्या होगा। बोलता है कि अगर आप रेशनल नंबर मानते हैं और इसको इतना लिखते हैं तो इस पे मिलेगा आपको हाफ मार्क्स। अगर आप लिख लेते हैं ये बात, लेट √3 बी अ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर का डेफिनेशन यहाँ तक लिख लेते हैं तो इस पे है हाफ मार्क्स। और अगर आप यहाँ से दिखा देते हैं कि 3p को डिवाइड कर रहा है तो इस पे मिलेगा 1 मार्क्स, और 3q को डिवाइड कर रहा है ये भी दिखा देंगे तो इस पे मिलेगा 1 मार्क्स। और फिर लास्ट में ये थोड़ा 2 लाइन इंग्लिश लिख देंगे कि कंट्राडिक्ट कर रहा है HCF PQ बराबर 1,
आवर एजम्पशन इज रॉन्ग और इतना इज इरेशनल नंबर, तो ये तीनों के लिए मिला है हाफ मार्क्स। तो टोटल इस तरह से करके 3 नंबर कहाँ छिपा हुआ था देख लिए। बस कुछ नहीं, छोटा सा काम करना है और आपको 3 नंबर मिल जाएगा आसानी से। तो इस तरह से हम लोग आज सेक्शन सी खत्म किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन डी और उसका मार्किंग स्कीम भी देखेंगे किस तरह होता है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।